जब से प्लूटो की खोज हुई है तब से सभी उसे किसी इनएक्टिव डेड प्लैनेट की तरह ही ट्रीट किया करते थे। मगर रिसेंटली जब न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास से गुजरा था तब उसने प्लूटो की क्लोज इमेजेस भेजी, जिसमें से कुछ तस्वीरों में आइस वॉल्केनोस तक देखे गए थे जो पूरे सोलर सिस्टम में और कहीं भी नहीं देखे जाते। हालांकि जिस तरह से प्लूटो मिस्टीरियस है ना, उसी तरह उसके नेबरिंग ड्वार्फ प्लैनेट्स भी कुछ कम नहीं है। और जब से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इन ऑब्जेक्ट्स पर नजर मारी है तब से तो ये गुत्थी और उलझ चुकी है, क्योंकि एरिस और माके में ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो उन दोनों प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स पर जीवन के होने की आशंका बयां कर रहे हैं। आखिर कौन से है वो सबूत और क्या हम इन एलियन लाइफ को कभी देख भी पाएंगे? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जब से कॉस्मोस को एक्सप्लोर करना शुरू किया है तब से वो हम लोगों को बहुत कुछ बता चुका है। लेकिन रिसेंटली जब हम जेम्स वेब की ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड खोज को चेकआउट कर रहे थे तभी हमने बहुत सी नई और अननोटिस्ड चीजों पे गौर किया। फॉर एग्जाम्पल, अभी 25 जनवरी 2024 के दिन ही IOP साइंस में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि रेडिएशन प्रेशर की वजह से इंटरस्टेलर डस्ट पार्टिकल्स लगातार सूरज से दूर जाते जा रहे हैं और जिस वजह से इसके बहुत से चांसेस है कि जिन ऑब्जेक्ट्स और डस्ट पार्टिकल्स को हम आज कुइपर बेल्ट में देखते हैं ना, वो कभी हमारे सोलर सिस्टम का एक्टिव पार्ट हुआ करता था। और केवल यही नहीं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स धरती से बहुत ज्यादा दूर होते हैं उन्हें स्टडी करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग वेवलेंथ्स में देखा जाता है और उन वेवलेंथ्स में जो एरिया ज्यादा हाईलाइटेड होती है ना, या फिर जिस एरिया का कलर चेंज होता है, उस कलर रीडिंग को एनालाइज करके पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट में कौन सा एलिमेंट मौजूद है और वो भी किस मात्रा में। यही स्पेक्ट्रोस्कोपी जब नेपच्यून के ऑर्बिट के बियॉन्ड मौजूद कुइपर बेल्ट में गई तो वहां पर काफी वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स नोटिस किए गए, विच इज काइंड ऑफ स्ट्रेंज, क्योंकि जहां कुइपर बेल्ट के सभी ऑब्जेक्ट्स का आईसी होना उनकी एलिमेंटल सिमिलैरिटी को फेवर करता है, वहीं इतने सारे कलर्स का कुइपर बेल्ट की स्पेक्ट्रल रीडिंग में मिलना दो चीजों का अंदेशा हो सकता है। नंबर 1, या तो कुइपर बेल्ट का हर ऑब्जेक्ट ढेर सारे यूनिक एलिमेंट्स कंटेन करते हैं विच इज काइंड ऑफ अनबिलीवेबल, या फिर नंबर 2, गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज की वजह से जो इररेडिएशन इस एरिया को इफेक्ट करती है ना, उसी के कारण ये कलर डाइवर्सिटी देखने को मिली होगी। हालांकि कहानी अगर ऐसे ही खत्म हो जाती तो हमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर इन आसान चीजों के बीच एक कॉम्प्लेक्स सा कैच भी छिपा हुआ है और वो है इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पर लाइफ का होना। अब देखो, हम यहाँ पर कोई क्लिकबेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक्चुअल लाइफ फॉर्म की ही बात कर रहे हैं जो इस वक्त इन ऑब्जेक्ट्स पर ठीक उसी तरह फ्लोरिश कर रही होगी जैसे आज से अरबों साल पहले अर्थ पर फ्लोरिश किया करती थी। अब ये हमें कैसे पता चला? वेल, द आंसर इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। पर ये सोर्स कितना क्रेडिबल है और हम इन एलियन लाइफ को कितने दिनों बाद कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, इसका जवाब आपके होश उड़ा देगा। दरअसल ये खोज ना प्लूटो में नहीं हुई है, बल्कि प्लूटो के बियॉन्ड मौजूद एरिस और माके की तरफ जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को पॉइंट किया गया था तब उनके रीसेंट एक्टिविटीज के एसेंस को रिकॉर्ड किया गया, जिन्हें पहले इनएक्टिव और डेड माना जाता था। अब इसने एक नए क्यूरियोसिटी को जन्म दे दिया, क्योंकि इस एक्टिविटी का मतलब ये था कि हमें कॉस्मोस का एक नया हिस्सा दिख सकता था। और ऐसा हुआ भी जब इस डेटा पर नजर पड़ी सैटर्न के मून एन्सेलेडस पर रिसर्च करने वाले साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर क्रिस्टोफर ग्लीन की, जिन्होंने अपनी फाइंडिंग्स के ऊपर एक डिटेल्ड रिसर्च पेपर साइंस जर्नल इकारस में पब्लिश किया। अब एरिस और माके के एटमॉस्फेरिक और सरफेस केमिकल कंपोजिशन में मीथेन और हाइड्रोजन मौजूद है। अब ये बात तो सबको पता था, आफ्टर ऑल जहां आइस होगी वहां हाइड्रोजन तो होगा ही, ये बहुत लॉजिकल सी बात है। मगर व्हाट मेड दिस थिंग इंटरेस्टिंग वाज टाइमलाइन। देखो, ये सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स डेड प्लैनेट्स की कैटेगरी में डाले जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर मौजूद मीथेन और बाकी सभी कंपाउंड्स को काफी एंशिएंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। मानो कि ये कंपाउंड इन ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन के दौरान ही बने होंगे और तब से लेकर आज तक यहाँ पर कोई मेजर नए कंपाउंड्स फॉर्म नहीं हुए होंगे, क्योंकि उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है जो ऑब्वियसली यहाँ नहीं एस्टिमेट करी गई थी। बट ग्लियन फाउंड एवरीथिंग अबाउट देम वेरी रॉन्ग। जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के रिजल्ट्स आने के बाद उन्होंने माके और एरिस में मौजूद मीथेन का DH रेशियो कैलकुलेट किया।
DH रेशियो का फुल फॉर्म होता है ड्यूटेरियम हाइड्रोजन रेशियो। और जिसने भी अपने स्कूल में थोड़ी सी भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना, उसे ये पता होगा कि ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप होता है, जहां दोनों के बीच सबसे मेजर डिफरेंस यही होता है कि जहां हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, वहीं ड्यूटेरियम के अंदर एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी होता है, जिस वजह से इनका मास भी एक हाइड्रोजन एटम के मुकाबले ज्यादा होता है। अब किसी नॉर्मल बंदे के लिए ये रेशियो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा, मगर किसी एस्ट्रोनॉमर के लिए ये रेशियो किसी गोल्ड माइन से कम नहीं होता, क्योंकि इससे उस प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट की ओरिजिन, उसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री, इवन वहां किस फ्रीक्वेंसी पे कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, इसका तक आइडिया लगाना पॉसिबल हो जाता है। और आखिर ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। दरअसल देखो, बात क्या है ना कि आज की डेट में जितना भी ड्यूटेरियम मौजूद है, नियरली वो सारा का सारा आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग के समय बना था। और बाद में जब चीजें एस्केलेट हुई तो ये ड्यूटेरियम किसी न किसी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट में भी गया होगा ही। अब अगर किसी प्लैनेट पर एक्टिविटीज ज्यादा होती रहती है तो वहां पर नॉर्मल हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी एनवायरमेंटल रीजन से बढ़ता रहता है, जिस वजह से उस जगह का ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशियो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। पर वहीं पर अगर कहीं पे भी किसी तरह की एक्टिविटी नहीं होती है और वो प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट बिल्कुल डेड पड़ा रहता है, तो ये फैक्ट इस चीज को सिग्निफाई करता है कि उस प्लैनेट पर एक्सटेंसिव एडिशनल हाइड्रोजन नहीं बन सकता और DH रेशियो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ, जिसका मतलब कि ऐसे इनएक्टिव प्लैनेट्स का DH रेशियो एक्टिव प्लैनेट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। सिंस एरिस और माके दोनों ही ड्वार्फ इनएक्टिव प्लैनेट्स एज्यूम किए गए थे, इस वजह से ऐसा सोचा गया था कि इन पर मौजूद CH4 यानी कि मीथेन में ड्यूटेरियम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द नॉर्मल एंड एक्टिव प्लैनेट्स। बट इंटरेस्टिंगली ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इनफैक्ट उसे देख के ऐसा पता चल रहा था कि इस प्लैनेट के कोर से लगातार फ्रेश मीथेन निकलता जा रहा है, विच मींट कि इन दोनों का कोर आज भी अपने फुल पोटेंशियल पे एक्टिवली वर्क कर रहे हैं और इंटरनल हीट जनरेट कर रहा था। बट कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अब देखो, रीडिंग से हमें यह भी बताया कि एरिस और माके दोनों के ही आइस से ढकी हुई सरफेस के अंदर एक्सटेंसिव लिक्विड मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के अंश देखे गए हैं, जिसका मतलब कि बर्फ की इस मोटी चादर के नीचे पूरा का पूरा ओशन भी हो सकता है। अब इस ओशन वाली थियरी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ के कार्बन के दो आइसोटोप्स 13C/12C का रेशियो भी काफी फेवरेबल साबित हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धरती पर पानी आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सोलर सिस्टम के आउटर एरियाज में मौजूद एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के थ्रू आया था। अब ये डिटेल आज के केस के लिए भी जरूरी इसीलिए है क्योंकि उन कॉमेट्स में भी 13C/12C का वही रेशियो ऑब्जर्व किया जाता है जो कि एरिस और माके में मिला, विच ऑल्सो मेंट कि टेक्निकली यहाँ पर वही वाटर फॉर्म एग्जिस्ट करता है जो अर्थ के अर्ली डेज में किया करता था। एंड दैट कंप्लीटली चेंज द होल सिनेरियो। देखो, फाइनली सारे फैक्ट्स, फिगर्स और डेटा को सम अप करते हुए ग्लीन की टीम ने हमारे सामने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के 3 पॉसिबल इंटीरियर मॉडल्स रखे, जिसमें ये तीनों मॉडल्स यही प्रेडिक्ट करता है कि इन आइस ड्वार्फ प्लैनेट्स की 4 लेयर्स हैं: सरफेस, आइस शेल, वाटर और कोर। इस पूरे स्ट्रक्चर में कोर में सारी एनर्जी और हीट जनरेट होती है जो डायरेक्टली लिक्विड वाटर को अफेक्ट करती है। जब यही लिक्विड वाटर गर्म होता है तो ऑब्वियसली क्रिएट होता है ढेर सारा प्रेशर, जो जब तक अंदर कंटेन हुआ तब तक तो ठीक है, पर जब ये प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है तब ठीक किसी माइक्रो वॉल्केनो की तरह ये प्रेशर आइसी शेल से बाहर निकलकर सीधा सरफेस पर रिलीज हो जाता है एंड द प्रोसेस गोज ऑन। अब रिसर्च में ये भी कंक्लूड किया गया कि जो न्यूली फॉर्म्ड मीथेन सरफेस पर नोटिस किए जा रहे थे ना, उसका हाइड्रोजन इसी आइस शेल के नीचे मौजूद लिक्विड वाटर से ही आ रहा था। और कुछ इस तरह से रिसर्च ने हमें 2 बातें सिखाई। पहली बात तो ये कि अगर किसी स्टार की हीट प्लैनेट पर सफिशिएंटली नहीं पहुंच पा रही है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां लाइफ नहीं बन सकती। कई मामलों में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स वही साइंस शो कर रहे हैं जो अपने अर्ली पीरियड में अर्थ ने किए थे, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ मिलियन सालों में शायद यहाँ पर मेजर लाइफ फॉर्म्स भी बनने शुरू हो जाएंगे। बशर्ते तब तक हमें अपने खुद के प्लैनेट को बर्बादी से बचाकर रखना होगा, क्योंकि इंसानों का लक्षण इस मामले में बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या एरिस और माके में कभी लाइफ पनप पाएगी हमारी तरह? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वैसे यहाँ पर एक थियरी ये भी है कि अर्थ पर जो लाइफ है वो यहाँ पृथ्वी पर नहीं बनी थी, और जो वाटर है वो यहाँ पृथ्वी का नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे चीजें वाइपर बेल्ट से किसी ऑब्जेक्ट ने हमारे पास लेकर आया था।
आप इसके बारे में क्या सोचते हो और इस थियरी का नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है प्लूटो के मिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर क्लिक करो और इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।